Good evening, children. Today we are going to discuss about the next phase of gravitation. Clear है? आज हमें क्या डिस्कस करना है? The weight of an object on the moon is a 1/6 of the weight of the object on the earth. ये हमें जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है. क्लियर है? आइए हम डिस्कस करते हैं. एक सेकंड बस, जस्ट अ मिनट. या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हेडिंग है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑन द अर्थ. इसको प्रूफ करने के लिए सपोज करो हमारे पास अर्थ का, अगर मैं मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. जैसे सपोज करो आप मून पे चले गए और आपका मास 75 kg है. ठीक है, आप अपना मास लेकर के मून पे पहुंच गए. क्लियर है? और जब अर्थ पे होते हो तो उस टाइम आप पे जो फोर्स अप्लीकेबल होता है एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो F ऑन द अर्थ इज इक्वल टू, इसको E से रिप्रेजेंट किया गया है. इसका मतलब E से सफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? फोर्स ऑन द अर्थ. इज इक्वल टू होगा G और मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? सिमिलरली अगर मून पे होते हो तो फोर्स एट द मून इज इक्वल टू होगा G मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस एट द मून का स्क्वायर. क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं, अगर मैं कहूं फोर्स एट द अर्थ डिवाइड बाय फोर्स एट द मून कर दे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर हमेशा कब पहुंचता है? न्यूमरेटर में. तो G MEM अपॉन RE स्क्वायर इंटू होगा R एट द मून का स्क्वायर डिवाइड बाय G M एट द मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पे देखो अगर ध्यान से तो कैपिटल G और कैपिटल G कैंसिल आउट हो जाएगा. यस या नो? और ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या पास? मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ द मून इनटू रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. अब यहां पे आपको सारी वैल्यू पुट करनी है. नॉर्मली जो हमने देखा है कि मास ऑफ द अर्थ होता है 100 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ द मून, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 4 टाइम्स ग्रेटर होता है मून का. जब ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट करोगे, क्लियर है, तो क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू 100/16, जिसकी वैल्यू लगभग आपके 6 टाइम्स के इक्वल आता है. तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ Fm. क्लियर है? चलिए इसको हम दोबारा एक बार सुनते हैं, अपने लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं हम लोग. क्लियर है? कैसे? ध्यान सुनिए. आपको मालूम है कि फॉर अर्थ दिस इज योर G ME M अपॉन RE स्क्वायर, और फॉर द मून FM इज इक्वल टू G M ऑफ द मून इनटू मास डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर. क्लियर है? ये आपका अर्थ और मून का इक्वेशन बन गया. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. हमने क्या किया? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दिया. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करोगे तो क्या मिलेगा? Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू G ME M अपॉन RE स्क्वायर, पूरे का डिवाइड बाय G मास ऑफ मून इंटू M अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर. यस या नो? अब आप देखो ये डिनोमिनेटर और R M जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में पहुंच जाता है. ये मैंने आपको बताया था. तो उसी पार्ट को हम कंसेप्ट को यूज करते हैं. Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू हो जाएगा G मास ऑफ अर्थ इंटू ऑब्जेक्ट मास डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय G मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैपिटल G कैंसिल आउट, स्मॉल m कैंसिल आउट. आपके पास क्या इक्वेशन आ गया? मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर. यस या नो? और मैंने आपको बताया गया कि 100 टाइम्स होता है अर्थ का मास
मून के मास का, तो डिवाइड बाई मून का मास, और रेडियस ऑफ मून का मास होता है, अर्थ का मास होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 16 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ये सुनो, क्लियर है? ये मैं डिस्कस किया था 16 टाइम्स, जब चेक करते हैं, और 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, दिस इज नॉट 16 टाइम्स, दिस इज योर 4 टाइम्स, ओके, सॉरी दिस इज योर 4 टाइम्स, ओके, दिस इज योर 4 टाइम्स, क्लियर? इसका स्क्वायर है, तो देखो m कैंसिल आउट, r कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? रिमेनिंग पार्ट इज योर Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 16, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स होगा। यस नो, इसका मतलब फोर्स ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन द मून। यस नो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 6 टाइम्स हो गया मून पे, इसका मतलब क्या है? अर्थ पे जो फोर्स है, गैस समझना, फोर्स एट मून क्या होगा? 1/6 टाइम्स ऑफ फोर्स एट अर्थ। ये सुनो, फोर्स क्या होगा? मास तो फिक्स होता है, और इसे मान लो g डैश इज इक्वल टू 1/6 इंटू m इंटू जी एट अर्थ। m फिक्स है, क्योंकि m डज नॉट चेंज, तो g डैश इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ g। इसका मतलब क्या है? मून पे जो g की वैल्यू होती है, अर्थ पे जो g की वैल्यू होती है, उसका 1/6 टाइम्स होता है। क्लियर है? अगर मैं कहूं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास, जिसका वेट 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा? 1/6 टाइम्स ऑफ 60, दैट इज योर 10 न्यूटन होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट। कहां पे? मून पे। क्लियर है? इन्हीं कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक्स पे रिलेटेड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, we have to discuss some question based on this topic. स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, the mass of earth is given 6 into 10 power 24 kg and the mass of the moon is given by 7.4 10 power 22 kg. If the distance between earth and moon is this one is given, calculate the force of attraction या force exerted by the earth on the moon. तो F is equal to G m1 m2 upon r square, फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने। G 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 होता है, M1 6 इंटू 10 पावर 24 और M2 7.4 इंटू 10 पावर 22। ये सुनो, डिवाइड बाई दोनों के बीच का गैप 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर है। मीटर में कितना होगा? 5 + 3 8 हो जाएगा ना, 8 का होल स्क्वायर। ये सुनो, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका, लमसम हम ट्राई करते हैं। 6.7 अप्रोक्सीमेटली ये 7 के इक्वल मान लेते हैं, 10 पावर माइनस 11। 6 इंटू, देखो यहां हमने 0.7 कम कर दिया, तो 7.4 है, तो इसको भी कम कर दो, तो 7 इसे भी लिख दो आप। 10 पावर 24 + 22 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 3.8 को देखो यहां भी हमने कम किया है, यहां भी कम किया है, तो उसी रेशियो में डिनोमिनेटर में कम कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा? लेकिन डिनोमिनेटर में कम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3.8 है, इसे अगर 4 लिखो, तो 4 लिख लो। 4 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? 7 इंटू 10 पावर माइनस 11, ओके, इंटू 6 7 जा 42 इंटू 42 इंटू 10 पावर कितना? 46, ये से नो 10 पावर 46 डिवाइड बाई देयर इज अ 4 स्क्वायर, 4 मीन्स 16 इंटू 10 पावर 16। दिस इज योर वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर है? अब देखो यहां पे -11 है, 16 ये है, तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 इंटू 42 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 टू पावर 46 पहले से है, -11 और -16 और आ जाएगा, तो 16 4 4 जा 4 1 जा 4
10.2, yes or no? Approximately 10.5. Yeah, 10.5. क्लियर है? इज ए 4. ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे 70/4 अप्रोक्सीमेटली by 4 into 10 to power there is your 46 minus 7 27. okay, जब माइनस हो 6 minus 7 there is a 7 4 35/2, it means 17.5 into 10 to power 9 19. या दिस इज योर 17.5 न्यूटन, या कह सकते हो 1.75 into 10 to power 20 Newton lump sum. Not exactly. This is a lump sum force between the Earth and the Moon. Clear है? You can calculate this one. Next question आते हैं हम लोग. A car falls off a leg and the drop the ground at 0.5 second. लगेज को हमने क्या किया? 0.5 सेकंड में ड्रॉप करते हैं. ठीक है? What is the speed to strike the ground? उस लगेज की स्पीड कार्स फॉल्स ऑफ द लगेज एट द ड्रॉप ऑफ द ग्राउंड 0.5 सेकंड. तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज योर स्पीड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो स्पीड क्या होगा जब ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा? तो क्लियर है? व्हाट इज योर स्पीड टू स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड? क्लियर है? कैसे निकालोगे? जनरल फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस gt लग जाएगा. यहां पे u तो 0 है, अपने ड्रॉप किया है. g 9.8 10 लिया है, 10 हमें लेना है, तो 10 इंटू 0.5 सेकेंड, या कह सकते हो 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा. ठीक है? ओके, फिर कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड. एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है, सेकेंड पार्ट, दिस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? v एवरेज इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से है, तो 0 प्लस 5/2 दैट इज योर 2.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? अब कह रहा है कि लगेज जिस हाइट से गिराया गया उस हाइट की वैल्यू क्या होगी. तीसरा पार्ट आता है हाइट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. u इज 0 तो 0 हो गया, हाफ g इज योर 10 एंड t इज योर 1/2. 0.5 का था 1/2 होता है. यस या नो? तो दिस इज योर 10/8 ना. यस या नो? क्या आ गया? h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1/4 आ गया, तो 10/8 दैट इज 1.25 मीटर इज द height of the ground from the car. Clear है? This is your question. Next आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. Well, interesting और easy question है. एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, ये ग्राउंड है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, तो ऑब्वियसली किसी स्पीड से फेंका होगा. अगर वो स्पीड u है तो तब तक ये ऊपर जाएगा जब तक ये उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0. इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सीलरेशन है वो नीचे एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव होगा. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमें निकालना क्या है? किस वेलोसिटी से फेंका गया, पहला पार्ट. तो v इज इक्वल टू u माइनस gt यूज करोगे, तब तक ऊपर जाए तब 0 हो जाए. v इज इक्वल टू 0, u माइनस 10 इंटू टाइम तो दिया ही नहीं है t, तो ये इक्वेशन तो हम लगा नहीं सकते. दूसरे में देखते हैं, v 0 है, u निकालना है, हाइट दिया है, हाइट कितना है? 10 मीटर. हाइट कितना है? 10 मीटर. तो v गिवन है 0, u निकालना है, g आपका 10 है, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन लगाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. क्यों? क्योंकि टाइम नहीं गिवन है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम लगा ही नहीं सकते. तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इज योर 10 एंड h इज ऑल्सो 10. यस या नो? h इज ऑल्सो 10 इंटू 10. क्लियर है? 10 10 100 इंटू 2 200, तो u
स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो u इज इक्वल टू 10√2 निकाल देख लो आप लोग, या 10 इंटू 1.414 या 14.14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम फेंकेंगे तो 10 मीटर हाइट तक जाएगा। क्लियर है। दूसरा पूछा है कितना टाइम लगेगा उस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। अब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन। क्या करोगे, ध्यान से देखिए, या कितने हाइट तक वो गया है, वो आपने कितना टाइम लिया, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज करो। v इज 0, u आपने निकाल दिया 10√2, यस या नो, माइनस जी इज योर 10 इंटू टी। अब क्या करिए, 10 t को बाहर लेफ्ट साइड करिए तो प्लस का हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 10√2, 10 एंड 10 कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, √2, या 1.414 सेकेंड टाइम लेगा वो ग्राउंड तक, उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। क्लियर है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इन तीन इक्वेशन के साथ प्ले करना है। वो तीनों इक्वेशन कौन कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है। इन तीनों इक्वेशन के साथ प्ले करना है, और ये अप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सॉरी जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g आपका पॉजिटिव हो गया, और जब वही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। तो ऑब्वियसली वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। m है आपका 10 kg, g है 9.8, क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। ये वेट का जो यूनिट होता है, SI यूनिट, दैट इज योर न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट शुड बी द वेट व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो अभी आपने डेरिवेशन किया था थोड़ी देर पहले, फोर्स एट द मून इज इक्वल टू होता है 1/6 टाइम्स ऑफ फोर्स एट द अर्थ। अर्थ पे उसका वेट अगर 10 है तो मून पे कितना होगा, 10/6, और यू कैन से 1.66 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्लियर है। तो दिस इज आवर ग्रेविटेशन टॉपिक। तो हमने अभी तक ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लिया। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटेशन के ऊपर। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम फ्लोटेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट ग्रेविटेशन से रिलेटेड है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है, यू कैन सेंड मी मैसेज एंड आई विल रिप्लाई वाया व्हाट्सएप और वाया यूट्यूब वीडियोस, एनीथिंग आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।